जय हिंद दोस्तों। यूक्ला में आज हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका पॉलिटी सेक्शन बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किन कारणों से वह कर सकता है? तो तीन तरह से वह कर सकता है, तीन अगर रीजन रहे तो कर सकता है। पहला है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, यानी आर्म रेवेलियन हो दोस्तों पहले। दूसरा जो है हो सकता है वो है बाहरी आक्रमण के आधार पे, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से कोई वार देश छेड़ दे तो हो सकता है नेशनल इमरजेंसी। और तीसरा जो है युद्ध के आधार पे, अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, वार हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति अपने मन से कर देता है क्या? तो नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति अपने मन से ये नहीं कर सकता है, बल्कि उसे जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो कैबिनेट होती है, वो सलाह देती है, उसके सलाह पे ही दोस्तों राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसे दोस्तों 1 साल के लिए कंटिन्यू रखा जा सकता है, और उसके बाद फिर से उसे दोनों सदनों में से पारित कराना होता है अगले साल के लिए, अगर और आगे बढ़ाना है इमरजेंसी को तो। और तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी हो सकती है। तो ये दोस्तों इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने भी वर्षों के लिए ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक बार में 1 साल के लिए ही ये हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों को से प्राप्त राजस्व को किसमें रखा जाता है? तो दोस्तों भारत सरकार जो भी टैक्सेस प्राप्त करती है और जितने भी अन्य राजस्व प्राप्त होते हैं, तो उसको भारत की संचित निधि में रखा जाता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें रखा जाता है दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो ये दोस्तों आर्टिकल 15 के दूसरे क्लॉज में कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल 15(2) में ये बात कही गई है कि जो भी सार्वजनिक स्थल में सभी के लिए खुले हैं, किसी भी तरह का लिंग, जाति और रेस के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सभी के लिए सभी सार्वजनिक स्थान समान रूप से खुले हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है, कब दे सकता है दोस्तों? तो ये देता है राष्ट्रपति को जब इसकी आवश्यकता होती है, तो वो भारत का उच्चतम न्यायालय सलाह देता है, ये उसका एडवाइजरी पावर होता है दोस्तों। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो CJI होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों के कोलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो जो CJI होते हैं, यानी आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और किसके सलाह पे करते हैं? तो कोलिजियम के सलाह पे करते हैं। और ये कोलिजियम जो होता है, इसमें कौन होते हैं? तो इसमें आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जज होते हैं, और जो CJI हैं मौजूदा वो होते हैं, और सीनियर मोस्ट 4 और जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों। तो ये कोलिजियम सिस्टम होता है, उसके सलाह पे राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं न्यायाधीशों को और मुख्य न्यायाधीश को भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति जो योजना था, इसे बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में है दोस्तों। पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी दोस्तों, ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में सवाल है, और पंचायती राज सिस्टम से BPSC में सवाल लगातार पूछे जाते हैं। तो कुछ हम लोग डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। तो पंचायती राज सिस्टम को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और ये शेड्यूल 11 में जोड़ा गया है इसे, और पार्ट 9 में है। जो भी मैं बता रहा हूं उसे आप बिल्कुल ध्यान से याद कर ले।
ये कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 9 में है। कौन से आपके शेड्यूल में है, तो शेड्यूल 11 में है। और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो इसमें आर्टिकल दोस्तों 243 243 से लेके 243 ओ तक। और कितने टोटल इसमें आर्टिकल हो गए, तो 16 हो गए दोस्तों। बिल्कुल ये सारी बातें आप याद करते चले, जो भी मैं आपको याद करवा रहा हूं। तो ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में है दोस्तों। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 1992 में जोड़ा गया। शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल 11 है। और पंचायती राज में कितने विषय रखे गए हैं दोस्तों, तो ये 29 सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए हैं, 29 विषय इसमें रखे गए हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न इसमें पंचायती राज में जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की गई थी, तो ये दोस्तों बिहार था। बिहार है इसलिए ये इंपॉर्टेंट और हो जाता है। बिहार में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया पंचायती राज में। और ये बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ये किया गया। 2006 आप ध्यान में रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। और सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू किया गया था, तो ये दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी अगर विवाद हो जाता है दोस्तों, तो उसका निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है दोस्तों। उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करती है, आप ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो दोस्तों कैसे होता है, तो वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है, बैलोट सिस्टम से, जो सीक्रेट बैलोट पेपर होता है उसके माध्यम से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका जो लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर है, जो भी चुनाव करके गए हुए मेंबर है लोकसभा के, राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, इसके अलावा राज्य विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर है दोस्तों, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, यानी कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसको मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी थी। ये था संविधान का 42वां संशोधन। 42वां संशोधन जो था ये आपका, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और ये आया था 1976 में दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया था कि वह उन बच्चों के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रबंधन करे जिनकी आयु क्रमशः कितनी होगी, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए ये राज्य के निर्देशक तत्व में था, आर्टिकल 45 के अंदर दोस्तों। लेकिन इसमें अब संशोधन करके इसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल के अंदर डाल दिया गया है दोस्तों 21 के ए में। और वहां यानी कि ये मौलिक अधिकार बन गया है। और अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है वहां है प्री एजुकेशन, यानी कि 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही गई है दोस्तों। यानी 45वां जो आर्टिकल है उसमें संशोधन किया गया है और उसमें अब 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बात की गई है। वहीं पे एक प्रश्न और ध्यान में रखेंगे आप दोस्तों, ये आइडिया कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे कहते हैं, तो ये आइडिया लिया गया है दोस्तों आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो जब स्पीकर अगर नहीं रहेगा और ज्वाइंट सीटिंग हो रही है तो लोकसभा का उप स्पीकर जो है आपका करेगा दोस्तों। लोकसभा का जो उप स्पीकर होता है वो इसका करेगा, सीटिंग की अध्यक्षता करेगा। और अगर वो भी ना रहा तो राज्यसभा का जो
वाइस चेयरमैन रहता है वो करेगा। यानी किसी भी सूरत में जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के साथ है? तो ये है अनुच्छेद 154। लेकिन राज्यपाल जो होता है वो कोई भी फैसला अपने अनुसार नहीं करता है। कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें उसे अपना डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यदि चुनाव में किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो अपने डिस्क्रिशन से किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकती है। तो कुछ मामलों में है, या कोई बिल है जिसे वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में दोस्तों वो जो राज्य की विधानसभा की कैबिनेट होती है वही उसी के सलाह पे काम करती है। मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही राज्यपाल कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या फिर छूट देने की, अब किसी भी अपराध या दोषी को निलंबित, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 72 में है, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ पार्डन। राष्ट्रपति जो है क्षमा का अधिकार होता है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट से भी किसी को सजा मिल गई है या फिर आपको कोर्ट मार्शल भी अगर किसी का हो गया है तो राष्ट्रपति के पास क्षमा की शक्ति होती है, वो उसे माफ कर सकते हैं। ये आर्टिकल 72 में है। और यही पावर जो है गवर्नर यानी राज्यपाल के भी पास होता है। लेकिन वो दोस्तों डेथ सेंटेंस जो होता है, यानी कि मृत्यु की सजा जो होती है, उसको पार्डन या क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास होता है। और वहीं जो कोर्ट मार्शल में सजा मिलती है सेना में, उसका भी क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इससे अधिक कितने वक्त के लिए रोक सकती है? तो अगर कोई वित्त विधेयक है, यानी दोस्तों यानी कोई अगर धन विधेयक है, तो उसका वो राज्यसभा में पहली बात नहीं लाया जा सकता है, केवल वो लोकसभा में लाया जाता है, मनी बिल। और राज्यसभा उसमें कोई भी फैसला नहीं ले सकती है, वह केवल सुझाव दे सकती है। उसके सुझाव को मानना है या नहीं मानना है ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। और ज्यादा से ज्यादा वह 14 दिनों के लिए इसको रोक कर रख सकती है दोस्तों। 14 दिन के लिए डिले कर सकती है मनी बिल को, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, और हाँ मनी बिल दोस्तों किस में है? आर्टिकल 110 में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो कहाँ लाया जा सकता है दोस्तों? तो ये दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यानी संविधान में संशोधन के लिए जो बिल है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बिल किसी भी राज्य की विधानसभा में नहीं लाया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो पहला संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था दोस्तों 1951 में। यानी कि जैसे ही आपका देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में, और अगले ही वर्ष उसमें संशोधन बिल लाया गया 1951 में। और इसके तहत संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा को जोड़ा गया दोस्तों। और ये जो था इसे शेड्यूल 9 इससे ऐड किया गया, जो शेड्यूल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन उससे जोड़ा गया। तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बलवंत राय मेहता ने ये लाए थे। और पंचायती राज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने उसे आपको बताया है, आप उसे बिल्कुल याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई भी जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, वह कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा केवल इस पे चर्चा कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है कि उसे माने या ना माने लोकसभा। और ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों का ही डिले कर सकती है राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकों
लोगों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, और ये भाग 3 में है दोस्तों, भाग 3 में। और इसका जो मौलिक अधिकार का आइडिया कहाँ से लिया गया है? तो ये जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से मौलिक अधिकारों का लिया गया है आइडिया दोस्तों। मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 जो आर्टिकल है यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल हैं। ये सभी आर्टिकल को एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 32 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेंगे कि आर्टिकल 32 में जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, यानी कि अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए। और उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है। रिट भी आपके दोस्तों 5 तरह के होते हैं, उसे आप देख लेंगे। हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, क्यूवेरेंटो है, सर्सियोररी है, और एक प्रोहिबिशन है। तो ये आप एक बार देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है दोस्तों? लोकसभा को पहले ही भंग तो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की बात की गई है दोस्तों। वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस भी बोलते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें की गई है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये पार्ट 4 में है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसमें आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये सभी आर्टिकल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कई बार प्रश्न आते हैं कि ये किससे लिया गया है, तो आयरलैंड से इसका आइडिया लिया गया है। और इसमें 3 तरह के प्रिंसिपल्स डाले गए हैं। एक तो है जो गांधीवादी धारा थी, यानी गांधीयन प्रिंसिपल को, दूसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल को, यानी कि आपका समाजवादी विचारधारा को, और तीसरा है लिबरल प्रिंसिपल को भी इसमें रखा गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो यह है अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों कि किसी भी तरह का कोई भी जो टाइटल रखते हैं, इस तरह के जैसे राजाधिराज, महाराज, इस तरह का कुछ रखते थे, तो वो नहीं रख सकते हैं दोस्तों, बल्कि केवल जो सेना में है और जो एजुकेशनल होता है, जैसे डॉक्टर, अगर किसी ने डॉक्टरेट किया है, पीएचडी किया है, तो नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये है। और सेना में जैसे दिया जाता है परमवीर चक्र वगैरह, ये दिया जा सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में। उसी के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि भी अलंकार दिया जा सकता है। लेकिन कोई भी अपने नाम के आगे इस तरह से नहीं लगाता है, पद्म भूषण इस तरह से नहीं लगाता है, बल्कि केवल उसे बोला जाता है, ऑफिशियली नहीं लगा सकता है कोई। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? जो अस्थाई थे, परमानेंट जो थे अध्यक्ष, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उससे पहले जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो भी बिहार से ही थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। उनको अस्थाई अध्यक्ष नामित किया गया था। क्यों किया गया था? तो वो जो संविधान सभा में सबसे अधिक उम्र के थे, मतलब कि सीनियर मोस्ट थे वो, इसलिए उन्हें बनाया गया था। और फिर अस्थाई रूप से अध्यक्ष बनाया गया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे आप ये बात। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम जो सीजेआई थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एच.जे. कानिया। ये याद रखेंगे, एच.जे. कानिया। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। आजकल बीपीएससी में ट्रेंड है, जो संविधान सभा से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। आप बिल्कुल इसे याद कर लें।
अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांतों के धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने वाले कारणों में से कौन सा गलत है? तो कुछ ऑप्शंस थे इसमें, जिसमें होगा समाज का विरोध, क्योंकि समाज का विरोध कई बार आता है, जो मौलिक अधिकार है वो टकराते हैं नीति निर्देशक तत्वों से, तो जिसकी वजह से इसका कार्यान्वित जो होता है वो थोड़ा धीमी गति से हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान सभा का जो अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को जो अधिकार प्राप्त होता है वह है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार होता है। यानी कि जो अखिल भारतीय सेवा है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज जो होता है, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि यूपीएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब अखिल भारतीय सेवा है, उसी तरह वह और नए अखिल भारतीय सेवा सृजित कर सकती है राज्यसभा। और इसका जो है उसके पास शक्ति किस अनुच्छेद से आता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 312 से आता है, ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जब संविधान निर्माण हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और 44वें संविधान संशोधन से इसे घटाकर 6 कर दिया गया। जो धन का मौलिक अधिकार था उसे भेज दिया गया 300A आर्टिकल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा विवाद चला, मौलिक अधिकार ज्यादा ऊंचे हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फाइनली जो है ये केशवानंद भारती केस में ये बात कही गई कि ये दोनों कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, कला के क्षेत्र से और सामाजिक सेवाओं इत्यादि क्षेत्र से 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो ये थे न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो ये आप याद रखेंगे, जस्टिस हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा? अगर पंचायत स्थगित है दोस्तों तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों LM सिंघवी समिति। पंचायती राज से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं पंचायती राज को आपको अच्छे से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसे करवा रहा हूं। आप भी इसे ध्यान पूर्वक बिल्कुल कर ले, क्योंकि पंचायती राज क्वेश्चन से आता ही है एग्जाम में हर बार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो पहले भी मैंने बताया, भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं, अपने मर्जी से नहीं कर देते हैं दोस्तों। और मंत्रिपरिषद का जो सलाह रहती है वो भी पहले राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद उसे 1 महीना के विदिन 1 महीना के अंदर अंदर दोनों सदनों से पारित करना जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस कह दिए और हो गया, दोनों सदनों से उसे पारित भी करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर। और 3 तरह के जो है आपातकाल लगाए जाते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 352 में है, यानी कि जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। और 360 में जो है वो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है दोस्तों, यानी बहुत बड़ा किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया देश में तो वो लगाया जाता है, जो कि आज तक कभी नहीं लगाया गया है दोस्तों। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 360 में है, और ये भी बताया कि ये आज तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया दोस्तों, और इसमें नए नए भाषाओं को शामिल किया गया था। अभी जो है टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों 93rd अमेंडमेंट, 93 संशोधन के द्वारा जो निजी संस्थान है उसमें भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव जो है दोस्तों वो भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, बल्कि इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वो पंचायत के चुनाव करवाते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष पे ये चुनाव करवाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो जो उसका हार्ट एंड सोल की संज्ञा दी गई है वो है संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों, उसे आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो ये दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो प्रथम बन गया था राज्य भाषाई आधार पे वो था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यली ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया ये संख्या है 22। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये है दोस्तों 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में सीक्रेट बैलेट सिस्टम के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। और जिस राज्य में जितने ज्यादा जनसंख्या होगी उसका उतना ज्यादा वेटेज होगा, ये भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसे ही कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना होता है? तो 1/10 होता है दोस्तों। कुल सदस्यों का 1/10 जो होता है वो कोरम होता है। अगर कोरम नहीं है तो फिर जो लोकसभा का जो है बैठक है वो नहीं होगा दोस्तों। कोरम होना चाहिए तभी लोकसभा का बैठक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री का पद होता है उसके लिए अलग से कोई ये नहीं है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य की जो एलिजिबिलिटी होती है यानी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो यह भी 25 वर्ष है और इसके लिए भी अलग से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। ये जो विधानसभा के सदस्य बनने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया मुख्यमंत्री बनने के लिए भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इक्वालिटी हो सब में और सामान्य रूप से सभी का जो है स्थिति हो, समाज कल्याण का भावना से इसे लागू किया गया दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना है यानी उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो इसका जो है विधेयक जो है प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है दोस्तों। वहीं राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों। और ये आर्टिकल जो है 61 में है दोस्तों। राष्ट्रपति को पदच्युत करने का जो प्रक्रिया है वो 61 आर्टिकल में है और ये आइडिया दोस्तों लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था?
तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जो भी संघ संबंधित बातें आए उसमें आप संविधान सभा में अगर इस तरह का कोई प्रश्न पूछता है तो एक ट्रिक है कि आप उसमें जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पहले ही बताया आपको, पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी थे। जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से वहां 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई और अभी ये 22 की संख्या में है। अगला प्रश्न, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव रखे हैं? तो ये था दोस्तों बोम्मई केस जो हुआ था, इसके अनुसार न्यायालय अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि एक राज्य में भी जो है आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला, धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत निर्णायक पदाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये केंद्र सरकार करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है दोस्तों, भारत के मामले में इसका अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान और उनके सरकार का समर्थन प्राप्त है। यानी जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा और सभी धर्मों के लिए बराबर कार्य करेगा और राज्य धर्म से बिल्कुल अलग होगा। जो अन्य देशों में होता है सेक्युलरिज्म का मतलब, वो यहाँ नहीं है दोस्तों। यहाँ है कि सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ये जो भाषा है इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में दिए गए हैं उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? तो दोस्तों धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना भी छुआछूत है। किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवा देने से रोकना, यह भी दोस्तों अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना भी अनटचेबिलिटी है दोस्तों, यानी कि इसका उत्तर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। और आर्टिकल 17 में किसी भी तरह के अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है और उसे बिल्कुल जो है निरस्त किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भाग लेंगे और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य केवल ये भाग लेंगे। तो अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले जो है आपका आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो आपका उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अभी हमने इसे पढ़ा था दोस्तों, अनुच्छेद 17 में ये था कि किसी भी तरह के अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में जो है 19 के क में जो है ये कहा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। डायरेक्ट रूप से दोस्तों ये है उसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात की गई है, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मैंने बताया था जो है ये अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रावधान कहा गया है आर्टिकल 32 में, पहले हमने इसकी चर्चा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख है? तो मैंने पहले ही आपको बताया था दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और ये आयरलैंड से ये आइडिया लिया गया है। ये सभी बातें हमने की थी, पार्ट 4 में है ये दोस्तों। 67वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, क्योंकि राज्यों के पास दोस्तों इमरजेंसी लगाने का कोई अधिकार नहीं होता है। यह केवल और केवल राष्ट्रपति के पास अधिकार रहता है, वह भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर। तो इसलिए राज्यों का जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करना है, ये जिम्मेदारी दोस्तों केंद्र सरकार की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यह है। तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है, राइट टू इक्वालिटी जो है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसकी बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों? तो विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का अधिकार जो दिया गया है, वो अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यह अनुच्छेद 248 248 के अनुसार केंद्र सरकार के पास है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आर्टिकल 256 256 के अनुसार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसे भी मैंने लिया है, क्योंकि बीपीएससी स्टेट जो सिविल सर्विसेज होते हैं उसमें अनुच्छेद पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 280 में जो है फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की गई है दोस्तों, और ये प्रत्येक 5 साल पे बनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 के तहत, और ये अधिकार जो है दोस्तों राज्यसभा के पास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत यह आता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85, यानी कि 2 जो अधिवेशन है उसके बीच मैक्सिमम गैप जो है दोस्तों वो 6 महीने का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ज्वाइंट सीटिंग की बात दोस्तों अनुच्छेद 108 में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह भी दोस्तों अनुच्छेद 108 में है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है 143 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कर सकती है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कर सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये आपको जो है आम आदमी पार्टी को भी ये मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां किसे प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को दोस्तों। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है दोस्तों? तो मूलभूत अधिकारों को संसद दोस्तों खत्म कर सकती है, निलंबित कर सकती है, लेकिन हाँ इसमें दोस्तों वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको खत्म नहीं कर सकती। ये बात केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसे नहीं, मूलभूत ढांचा को नहीं बदल सकती है।
अगला प्रश्न, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? तो जस्टिस M.K. धर कमेटी थे, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस M.K. धर थे दोस्तों। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है? तो ये मैंने पहले ही बताया आपको, अनुच्छेद 32 के अंदर ये प्राप्त है दोस्तों। अगला प्रश्न, इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः क्या है? तो एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई? तो ये था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। इसलिए दोस्तों इसे संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के अब कानूनी अधिकार किया गया है दोस्तों। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? हार्ट एंड सोल किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा? तो ये था दोस्तों संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया दोस्तों। भारत का संविधान जो है वो कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है दोस्तों, इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दोस्तों किसे देता है? तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति यह सूचना दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, डॉक्टर B.N. राव ने को बनाया गया था संविधान सभा का सलाहकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को 14 राज्यों तथा 6 संघीय क्षेत्रों में विभक्त किया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा था? तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश। इसकी भी बहुत कहानी है दोस्तों, इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रमुख थे पोटी श्री रामालू, जिन्होंने बहुत लंबा फास्ट किया और फाइनली उनकी मृत्यु हो गई आमरण अनशन से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का एक राज्य के रूप में, भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया। अगला प्रश्न, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे और VP मेनन जी थे, जिन्होंने जो देशी रियासतें थे, लगभग 500 से अधिक देशी रियासतें थी, जिन्हें मिलाकर अखंड भारत बनाया दोस्तों। संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? तो संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अथवा भारत दोनों ही नाम संविधान प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहां से मिलती है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से ये आइडिया मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे 1976। अगला प्रश्न, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो ये 42वें संशोधन में किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये प्रश्न भी रिपीट हो गया दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं दोस्तों इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो मुख्य बातें जो थी, चूंकि पॉलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन जो BPSC के लिए मुझे मुख्य बातें लगी वो मैंने इसमें कवर कराने का प्रयास किया है दोस्तों। ऐसे मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें छूट गई है, लेकिन हाँ कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। आगे देखूंगा मैं, अगर वक्त बचा तो और एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें जो चीजें छूट गई हैं उसे कवर करने का मैं प्रयास करूंगा पॉलिटी का। और अगले वीडियो में हम और भी जो कुछ चीजें छूट रही है, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, और 1-2 और वीडियोस के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, योजनाएं हैं, इनको कवर करवा दूंगा मैं। आप निश्चिंत रहें और आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा दोस्तों। करंट अफेयर का भी एक मास्टर वीडियो आने वाला है, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहें। और बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपका जो है एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।